तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर ये कंपोजिट रॉड है, दिस इज अ कंपोजिट रॉड, जिसमें यहाँ पर कुछ पार्ट यहाँ पे कॉपर का है, कुछ पार्ट इसमें स्टील का है, और इसको रिजिडली क्लैंप किया हुआ है दोनों साइड में। यहाँ पे कॉपर के लिए अल्फ़ा और उसके यंग्स मॉडल्स दिए गए हैं, स्टील के लिए उसका अल्फ़ा और यंग्स मॉडल्स यहाँ पे दिया गया है। और टेम्परेचर अगर डेल्टा टी से राइज करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ जंक्शन यहाँ पे क्या होगा, ये जो जंक्शन बीच में है इनका, वो जंक्शन कितना शिफ्ट होगा वो हमें पता करना है। बाकी तो यहाँ तो कुछ हो नहीं सकता और इस एंड पे भी कुछ नहीं हो सकता यहाँ पे। तो जंक्शन पे क्या हो रहा है, जंक्शन कितना शिफ्ट होगा वो हमको यहाँ पर देखना है इसमें। तो ऑब्वियस है कि या तो जंक्शन टूवर्ड्स राइट शिफ्ट होगा या फिर टूवर्ड्स लेफ्ट शिफ्ट होगा ये, तो हमें कुछ ना कुछ एज्यूम करके यहाँ पे चलना पड़ेगा। तो यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज़ करोगे तो यहाँ कुछ नहीं हो सकता, लेकिन कॉपर का जो मटेरियल है वो स्टील पे फोर्स लगाएगा और ये टूवर्ड्स राइट जाना चाहेगा, एक्सपेंड करना चाहेगा। इसी तरीके से जो स्टील का मटेरियल है वो भी एक्सपेंड होना चाहेगा, और ये जो जंक्शन यहाँ पर है कॉपर पे वो टुवर्ड्स लेफ्ट फोर्स लगाएगा। तो स्टील फोर्स लगाएगा टुवर्ड्स लेफ्ट, कॉपर फोर्स लगाएगा टुवर्ड्स राइट। तो जो ज़्यादा फोर्स लगाएगा उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे जंक्शन जो है वो शिफ्ट करना स्टार्ट कर देगा। तो जंक्शन यहाँ पे शिफ्ट करेगा, और जंक्शन मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि जंक्शन टुवर्ड्स राइट यहाँ पे शिफ्ट कर रहा है। तो जब जंक्शन यहाँ पे टुवर्ड्स राइट शिफ्ट कर रहा है, इसका मतलब हमने यहाँ पर एक तरीके से एज्यूम कर लिया यहाँ पर फिलहाल के लिए कि कॉपर ज़्यादा फोर्स लगा रहा था और स्टील यहाँ पर कम फोर्स लगा रहा था। तो स्टील का फोर्स कम था, कॉपर का फोर्स ज़्यादा था। अब यहाँ पे क्या होगा कि अब ये जंक्शन अगर आगे बढ़ेगा तो इसका एक्सपेंशन होना स्टार्ट हो जाएगा, और इसका जब एक्सपेंशन होना स्टार्ट हो जाएगा तो इसमें जो फोर्स डेवलप हो रहा था, क्योंकि अब यहाँ पर इसमें एक्सपेंशन हो रहा है तो इसमें जो थर्मल स्ट्रेसेस हैं वो थोड़े से कम होने स्टार्ट हो जाएंगे। और स्टील में, क्योंकि स्टील एक तो एक्सपेंड नहीं हो रहा है, ऊपर से यहाँ पर स्टील कंप्रेस हो रहा है, स्टील की लेंथ और कम होती चली जा रही है, तो बढ़ने के बजाय स्टील घटता चला जा रहा है। तो कॉपर एटलीस्ट बढ़ तो रहा है, तो कॉपर में जो स्ट्रेसेस हैं वो समय के साथ साथ कम होते जाएंगे, क्योंकि थोड़ा थोड़ा एक्सपेंड होता जा रहा है, थोड़ा थोड़ा रिलैक्स होता जा रहा है। लेकिन स्टील के साथ उल्टा हो रहा है, स्टील यहाँ पर एक्सपेंड होने के बजाय यहाँ पे उसके लेंथ कमी हो रही है। तो स्टील में जो स्ट्रेस लेवल है वो बढ़ता ही चला जाएगा। तो स्टील का स्ट्रेस लेवल बढ़ता चला जाएगा, तो स्टील जो फोर्स लगा रहा था इधर की तरफ वही बढ़ता चला जाएगा। कॉपर जो इधर की तरफ फोर्स लगा रहा था टुवर्ड्स राइट वो थोड़ा सा कम होता चला जाएगा। और कभी ना कभी किसी मोमेंट पे क्या होगा कि जितना फोर्स यहाँ पर कॉपर लगा रहा है उतने फोर्स यहाँ पर इधर से स्टील लगा रहा होगा और जंक्शन का इक्विलिब्रियम वहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर सॉल्व करने के हिसाब से लेट अस अज्यूम कि जो आपका यहाँ पे जंक्शन है वो जंक्शन थोड़ा सा आगे यहाँ पर शिफ्ट हो गया है। तो जंक्शन को थोड़ा सा आगे शिफ्ट करके यहाँ पे इसका जो डायग्राम है वो डायग्राम यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं। तो सपोज़ जंक्शन को मैंने थोड़ा सा आगे यहाँ पर बना दिया है, और उसके बाद में फिर ये जो रेड मटेरियल है इस रेड मटेरियल को थोड़ा आगे यहाँ पर इस तरीके से दिखाए थे। फिर इसके बाद में यहाँ पर ये अगेन ब्लैक से कॉपर को और रेड से यहाँ पर स्टील को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो कुछ यहाँ पे इस तरह की सिचुएशन है, और यहाँ पे यू कैन सी कि जो जंक्शन यहाँ पर कहीं था वो जंक्शन अब यहाँ कहीं पे शिफ्ट होकर के आ चुका है। जंक्शन इज़ हियर नाउ, और जंक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे हुआ है वो डिस्प्लेसमेंट सपोज ये है, तो दिस इज़ द डिस्प्लेसमेंट इन द जंक्शन, और यही डिस्प्लेसमेंट हमें यहाँ पर इसमें कैलकुलेट करना है। इस डिस्प्लेसमेंट को मैं x के इक्वल यहाँ पर अज्यूम कर रहा हूँ। x अगर पॉजिटिव आया तो इसका मतलब हमने टुवर्ड्स राइट जो अज्यूम किया वो सही था। x अगर यहाँ पर नेगेटिव आया तो इसका मतलब है कि फिर टुवर्ड्स लेफ्ट होना चाहिए था। अगर x 0 आ गया तो इसका मतलब नहीं होना चाहिए था। तो यहाँ पर हम पहले x कैलकुलेट करते हैं, और इन द गिवन जो भी टर्म्स हैं उसमें हम यहाँ पर कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। तो जब यहाँ पर ऐसा हुआ है तो उस समय पर क्या हुआ, स्टील जो फोर्स लगा रहा है यहाँ पर, तो स्टील फोर्स इधर लगा रहा होगा यहाँ पर इस जंक्शन पे, स्टील का फोर्स ड्यू टू स्टील है यहाँ पर ये, और फोर्स ड्यू टू जो कॉपर होगा वो कॉपर यहाँ पे इधर की तरफ फोर्स लगा रहा होगा। ऑब्वियस है यहाँ पर कि कॉपर जितना एक्सपेंड होना चाह रहा होगा उतना एक्सपेंड नहीं हुआ होगा अभी, क्योंकि इसको एक अपोजिंग फोर्स तो मिल ही रहा है। तो कॉपर को जितना एक्सपेंड होना चाहिए था उतना कॉपर एक्सपेंड नहीं हुआ होगा, और ऑब्वियस है स्टील तो उसके लेंथ और कमी हो रही है यहाँ पे। तो कॉपर को कितना एक्सपेंड होना चाहिए था, तो कॉपर शुड हैव बीन एक्सटेंडेड बाय L0 अल्फ़ा सी डेल्टा टी, इतना कॉपर में एक्सटेंशन होना चाहिए था। और स्टील में जो एक्सटेंशन होना चाहिए था वो इतना होना चाहिए था L0 अल्फ़ा एस डेल्टा टी, इतना एक्सटेंशन होना चाहिए था।
एक्सटेंशन यहाँ पर x के बराबर हुआ है, कॉपर आगे खिसका है यहाँ पर, इसका जंक्शन आगे खिसका है यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर ये रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि कॉपर को कहाँ तक जाना चाहिए था, ठीक है। तो ये जो जंक्शन है, इस जंक्शन से कॉपर को यहाँ तक जाना चाहिए था, और इस लेंथ को मैं मार्क कर देता हूँ यहाँ पर, ये L0 अल्फ़ा C डेल्टा T यहाँ तक जाना चाहिए था, लेकिन ये यहीं तक जा पाया। और स्टील अगर एक्सपेंड होता तो स्टील को यहाँ तक जाना चाहिए था, स्टील जंक्शन से, ठीक है। ऑब्वियसली कि जंक्शन से हम यहाँ पे मेजर करेंगे इसको, तो स्टील को कुछ यहाँ तक जाना चाहिए था। और ये जो लेंथ है, ये लेंथ यहाँ पर कितनी हो जाएगी, तो इस लेंथ को आप यहाँ पर लिख सकते हो, दिस इज़ L0 अल्फ़ा एस डेल्टा T, ठीक है। ये तब होता जब यहाँ पर सब कुछ फ्री होता है यहाँ पर, लेकिन अब सब कुछ फ्री तो है नहीं यहाँ पर इसमें। तो अब यहाँ पर मुझे बस क्या करना है अल्टीमेटली, कि दोनों में जो फोर्सेस हैं यहाँ पर जंक्शन पे, उस फोर्सेस को इक्वेट कर देना है। तो लेट अस इक्वेट दिस फोर्सेस। तो फोर्स ड्यू टू कॉपर इज इक्वल टू फोर्स ड्यू टू स्टील। जंक्शन पे इन दोनों की वजह से जो फोर्सेस लगेंगे उनको इक्वेट कर देते हैं, और फोर्स को आप यहाँ पर स्ट्रेस इनटू एरिया से कर दो, और एरिया दोनों का बराबर है यहाँ पर, जैसा डायग्राम में दिखाया गया उसके अकॉर्डिंगली एरिया इज इक्वल। तो एरिया क्योंकि यहाँ पर इक्वल है, तो डायरेक्टली यहाँ पर सिग्मा इन कॉपर इनटू ए, सिग्मा इन स्टील इनटू ए, तो ए और ए यहाँ पर हो जाएंगे कैंसिल, तो स्ट्रेसेस बराबर कर देंगे, और स्ट्रेस इज इक्वल टू वाई इंटू स्ट्रेन होगा, तो वाई। अब देखिए यहाँ पर आप क्या स्ट्रेन लिखेंगे वो इंपॉर्टेंट है। तो स्ट्रेन यहाँ पर आप क्या लिखोगे, तो स्ट्रेन होता है कि वही सम चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ वगैरह। तो कॉपर में यहाँ पर क्या हुआ है कि अभी भी स्ट्रेस बचा हुआ है, क्योंकि इसको एक्सपेंड इतना होना था और इतना अमाउंट अभी बचा हुआ है, इतना अमाउंट जो है बच गया है अभी, इतने अमाउंट से भी नहीं हो पाया। तो जितना अमाउंट बच जाता है उसके कॉरस्पॉन्डिंग आप स्ट्रेन निकालते हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा L0 अल्फ़ा C डेल्टा T, इतना होना चाहिए था, उसमें से x आप माइनस कर दो। और वैसे तो जो नेचुरल लेंथ इस टेम्परेचर पे होनी चाहिए थे वो हमें नीचे रखनी चाहिए, लेकिन क्योंकि ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है तो हम यहाँ पर L0 को ही रख लेते हैं। तो ये हुआ यहाँ पर इसका स्ट्रेन। फिर अब क्या, अब स्टील के लिए कैलकुलेट करते हैं, तो यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील, और स्टील के साथ तो बहुत ही धोखा हुआ है यहाँ पर इसमें। तो स्टील तो इधर जाना चाहिए था टुवर्ड्स लेफ्ट, लेकिन वो तो इधर ही खिसक गया यहाँ पर इसमें। तो इसमें तो अब यहाँ पर इस पॉइंट से लेकर के और इस पॉइंट तक यहाँ पर ये पूरा स्ट्रेन भरा हुआ है इसमें। तो ये तो हो जाएगा कितने अमाउंट से कम है, तो L0 अल्फ़ा एस डेल्टा T प्लस x, इतने अमाउंट से कमी हो रही है इसमें, डिवाइड बाय L0। तो इसको बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो, और यहाँ से आप x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। तो यू कैन फाइंड x एज इक्वल टू, नीचे से L0 वगैरह कैंसिल हो रहा है इसमें, तो ये यहाँ पर आ जाएगा अल्फ़ा C वाई सी माइनस अल्फ़ा एस वाई एस L0 डेल्टा T डिवाइडेड बाय वाई सी प्लस वाई एस, ठीक है। तो ये आंसर है, और इस आंसर को देख करके आप बोल सकते हो कि x पॉजिटिव होगा अगर अल्फ़ा C वाई सी जो होगा वो अल्फ़ा एस वाई एस से ज़्यादा होगा। x नेगेटिव होगा अगर अल्फ़ा एस वाई एस ज़्यादा हो गया, तब यहाँ पर x नेगेटिव हो जाएगा। x जीरो भी हो सकता है अगर अल्फ़ा C वाई सी इज इक्वल टू अल्फ़ा एस वाई एस। तो कई बार एग्जाम में डायरेक्टली आपसे ये क्वेश्चन पुटअप किए जा सकते हैं कि किस कंडीशन में यहाँ पे जंक्शन शिफ्ट नहीं होगा। तो जो यहाँ पे डिसाइडिंग फैक्टर है, जो यहाँ पे फैक्टर डिसाइड कर रहा है चीज़ों को, तो डिसाइडिंग फैक्टर यहाँ पर आप देख सकते हो कि क्या है। तो डिसाइडिंग फैक्टर इज़ अल्फ़ा और वाई का प्रोडक्ट। तो अल्फ़ा और वाई का जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पर डिसाइड कर रहा है कि जो जंक्शन है वो किधर जाएगा या किधर नहीं जाएगा, जो भी है। तो डिसाइडिंग फैक्टर इज़ अल्फ़ा इंटू वाई। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं बाइमेटलिक स्ट्रिप। तो ये भी एक एप्लीकेशन है थर्मल एक्सपेंशन का। तो इसमें जैसे नाम से क्लियर हो रहा है कि दो मेटल्स को यहाँ पे आपस में जोड़ करके उनके स्ट्रिप बनाई गई है। तो टू स्ट्रिप्स ऑफ डिफरेंट मेटल्स आर बॉन्डेड टुगेदर टू मेक अ मेटेलिक स्ट्रिप, बाइमेटलिक स्ट्रिप। बॉन्डिंग इज़ डन बाय, तो इनको जो जोड़ा गया है वो या तो वेल्डिंग कर देते हैं या रिवेटिंग कर देते हैं। रिवेटिंग भी जोड़ने का एक तरीका होता है, या फिर बोल्ट लगा देते हैं बोल्ट से, या कुछ एडिसिव मटेरियल का यूज़ करके इनको जोड़ दिया जाता है। तो कैसे भी इनको यहाँ पर रिजिडली एक दूसरे से यहाँ पर जोड़ दिया गया है, आपस में अलग नहीं होंगे यहाँ पर। अब इसमें होता है यहाँ पर ये कि किसी एक का अल्फ़ा ज़्यादा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल कॉपर स्टील का मैंने एग्जांपल दिया, कोई दो दूसरे मटेरियल भी हो सकते हैं सुटेबल मटेरियल। तो अल्फ़ा सपोज़ यहाँ पर इसका जो अल्फ़ा है इसको मैं अल्फ़ा 2 से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, और इसका में जो अल्फ़ा है उसको अल्फ़ा 1 से मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देता हूँ। तो यहाँ पर जो अल्फ़ाज हैं वो अल्फ़ा दोनों के ऑब्वियसली कि अलग अलग होंगे यहाँ पर। और
जनरली कॉपर का अल्फ़ा ज़्यादा होता है, आप इसको ध्यान में रख सकते हो। तो अल्फ़ा 2 जो है वो यहाँ पर अल्फ़ा 1 से ज़्यादा है। तो जब आप यहाँ पर इसका टेम्परेचर राइज़ करोगे, टेम्परेचर डेल्टा टी से यहाँ जब इसका राइज़ करोगे तो कॉपर में एक्सपेंशन ज़्यादा होगा और स्टील में एक्सपेंशन यहाँ पर कम होगा। तो कुछ इस तरीके से मटेरियल बेंड हो जाता है। अगर इसका उल्टा रहता है यहाँ पे, जैसे कॉपर का इसमें दिख रहा होगा कि ज़्यादा लेंथ हो गई है और स्टील की जो लेंथ है वो यहाँ पर कॉपर के मुकाबले यहाँ पर कम है। अगर अल्फ़ा उल्टा होता तो फिर स्टील जो है, स्टील फिर इस तरीके का हो जाता। अगर जस्ट मैं यहाँ पर ये केस एक बना देता हूँ, लेकिन ये है नहीं यहाँ पर। इसमें इफ़ अल्फ़ा 2 इज़ लेस देन अल्फ़ा 1, तो उस केस में इसका एक्सपेंशन कम होगा और नीचे वाले का एक्सपेंशन ज़्यादा हो जाएगा। तो इसमें कई बार इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जैसे अगर ये पूरी मटेरियल है तो इसमें ये कॉन्वेक्स साइड है एक तरीके से, और जो नीचे वाला साइड है वो कॉनकेव साइड है। तो कौन सा मटेरियल कॉन्वेक्स साइड पर रहेगा वो डिपेंड होगा कि अल्फ़ा और अल्फ़ा में से कौन सा ज़्यादा है, अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 में से कौन सा ज़्यादा है। तो जिस मटेरियल का अल्फ़ा ज़्यादा होगा वो कॉन्वेक्स साइड पे होगा। जैसे यहाँ पे कॉपर जो है उसका अल्फ़ा ज़्यादा है तो वो कॉन्वेक्स साइड पे होगा। अब इसमें अगले टाइप के जो क्वेश्चंस होंगे या कैलकुलेशंस होंगे, वो कैलकुलेशन यहाँ पर ये है कि इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा। ठीक है, इसका हम रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ पे कैलकुलेट करना चाहते हैं। कुछ अप्रॉक्सीमेटली ये सर्कुलर आर्क हम इसको मान सकते हैं। तो इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस मटेरियल नाउ, दिस स्ट्रिप नाउ। तो यहाँ पर मैं इसको अज्यूम कर लेता हूँ कि ये लेट्स से ये d है और इसको भी मैं यहाँ पर d अज्यूम कर रहा हूँ, और ये जो इनकी लेंथ है, सपोज दिस लेंथ इज़ गिवन एज L0। तो ये पैरामीटर्स मैंने यहाँ पे ले लिए। अब इसमें हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है। तो यहाँ पर जब आप इन दोनों को थोड़ा सा ऐसे एक्सटेंड करोगे, तो एक्सटेंड करने के बाद में, ठीक है, तो ये जो पॉइंट है ये हो जाएगा एक तरीके से सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इसको ओ से यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देते हैं, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। और सपोज़ यहाँ पे एंगल थीटा वगैरह है। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर मुझे निकालना है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर में जो बिल्कुल मिड वाला पॉइंट है वहाँ तक के डिस्टेंस को यहाँ पर मान लेता हूँ कि दिस इज़ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर अज्यूम कर लेते हैं। तो ये जो डिस्टेंस हमने यहाँ पे लिया है, दिस डिस्टेंस इज़ इक्वल टू द रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको हम यहाँ पे कैपिटल आर से यहाँ पर रिप्रेजेंट कर लेंगे। तो दिस इज़ कैपिटल आर। अब इसके बाद में यहाँ पर इनकी जो लेंथ है वो लेंथ यहाँ पर अब कितनी हो गई है ये हमको पता चल जाएगा। तो जो कॉपर की लेंथ है, कॉपर की लेंथ, इसको मैं यहाँ पर अगर रिप्रेजेंट कर दूँ कि कॉपर की लेंथ यहाँ पर अब कितनी हो गई है, तो इनिशियली L0 थी 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी, ठीक है, और अल्फ़ा की जगह पे अल्फ़ा 2 से यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस तरीके से जो स्टील की लेंथ है वो L0 1 प्लस अल्फ़ा 1 डेल्टा टी, इतनी लेंथ हो गई है। अब हमें यहाँ पर रेडियस को किस तरह से इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा। तो ये जो लेंथ है, इस लेंथ को आप यहाँ पर लिख सकते हो कि सम r इंटू थीटा, और इस लेंथ को भी आप यहाँ पर लिख सकते हो सम r इंटू थीटा। तो वो r यहाँ पर आप क्या लोगे इसमें। तो अगर मैं कॉपर की बात करूँ तो कॉपर के लिए r आप यहाँ पर इसका जो मिड है उसका डिस्टेंस ले लो। तो ये जो मिड होगा ये यहाँ से कितने डिस्टेंस पर आ जाएगा, d/2। तो कॉपर के लिए ये आप लिख सकते हो r प्लस d/2, इतनी रेडियस हो जाएगी स्पेसिफिकली, और इंटू थीटा कर देंगे तो आर्क लेंथ आ जाएगी। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर इसकी बात करो तो यहाँ पर ये यहाँ तक का डिस्टेंस r था, उसमें से ये d/2 हटा दो, तो इसके लिए यहाँ पे हो जाएगा r माइनस d/2 इंटू थीटा। तो इस तरीके से हम r को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं इसमें। अब ये जो दो इक्वेशंस, इन दोनों इक्वेशन को अगर आप डिवाइड कर दो तो L0 कैंसिल हो जाएगा, थीटा भी उसके साथ साथ यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। तो 1 और 2 को आप यहाँ पे डिवाइड कर लो, डिवाइड करके इजीली आप यहाँ पे r निकाल सकते हो। तो r का जो एक्सप्रेशन बनता है यहाँ से कैलकुलेट करने के बाद में वो कुछ इस तरीके का बन जाएगा। d, यहाँ पर आप d लिख करके, ये d कॉमन है इसमें, तो d कॉमन, ये हो जाएगा 1 प्लस अल्फ़ा 1 डेल्टा t प्लस अल्फ़ा 2 डेल्टा t/2, ठीक है, कुछ इस तरीके का यहाँ पे आ जाएगा, डिवाइडेड बाय अल्फ़ा 2 माइनस अल्फ़ा 1 आ रहा है। अगर अल्फ़ा 1 ज़्यादा होता तो अल्फ़ा 1 माइनस अल्फ़ा 2 आया था, इंटू डेल्टा t, इस तरीके का आ गया। अब यहाँ पर ये 1 है यहाँ पर, और अल्फ़ा डेल्टा t क्या होता है, 1 से बहुत कम होता है। तो ये अल्फ़ा 1 डेल्टा t ये 1 से बहुत कम होगा, अल्फ़ा 2 डेल्टा t ये बहुत 1 से कम होगा। तो ये पूरा जो एक्सप्रेशन है, ये पूरा एक्सप्रेशन यहाँ पर 1 से बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगा। तो इसको आप यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली इतना लिख सकते हो यहाँ पर। अब इसके बाद में आगे अप्रोक्सीमेशन का आप यहाँ पर यूज़ कर लो, और उससे यहाँ पर जो r है वो r का फाइनल एक्सप्रेशन मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर मॉड ला के लिख देता हूँ इसको, अल्फ़ा 2 माइनस अल्फ़ा 1 मॉड डेल्टा t। तो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट एक्सप्रेशन, इसको आप चाहो तो डायरेक्टली याद रख सकते हो। और इसमें कई बार ऐसे सवाल पूछे गए हैं जहाँ पर ये पूछा गया है कि r जो है, डायरेक्ट फॉर्मूला पूछने के बजाय इस तरह के सवाल पूछे गए हैं कि r
डी के प्रोपोर्शनल होता है, अल्फ़ा 2 माइनस अल्फ़ा 1 के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, डेल्टा टी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो प्रोपोर्शनलिटी वगैरह भी यहाँ पर ईजिली पूछी जा सकती है इस तरह क्वेश्चन में। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, वेरिएशन ऑफ टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम में ये जो अगर मटेरियल यहाँ पर है, जिसकी रॉड यहाँ पर या फिर जो स्ट्रिंग टाइप का यहाँ पर रहता है, सपोज़ अगर यहाँ पर ये मेटेलिक हो, तो अगर टेम्परेचर चेंज करेंगे तो टेम्परेचर के साथ साथ जो यहाँ पे लेंथ है वो लेंथ यहाँ पे चेंज हो जाएगी। तो अगर मान लीजिए किसी टेम्परेचर पे ये 2.2 L/G है, जो कि एक तरीके से यहाँ पे करेक्ट यहाँ पे टाइम पीरियड बताता है अगर किसी टेम्परेचर पे, और लेंथ L है। अगर मैं किसी नए टेम्परेचर पे जाता हूँ तो टाइम पीरियड चेंज होकर T' हो जाएगा, लेंथ चेंज होकर के L' यहाँ पर हो जाएगी। अब L' को आप यहाँ पर लिख सकते हो, जो नई लेंथ है उसको आप लिख सकते हो कि ये पुरानी लेंथ हो जाएगी इंटू 1 + अल्फ़ा डेल्टा टी। लेकिन क्योंकि टी ऑलरेडी यहाँ पर टाइम पीरियड के लिए यूज़ हो रहा है, तो टी यूज़ करने के बजाय इसको थीटा यूज़ कर लेते हैं टेम्परेचर के लिए। तो 1 + अल्फ़ा डेल्टा थीटा डिवाइड बाई जी। इसमें से आप थोड़ा सा यहाँ पर ये इसको एक्सप्रेशन को मैथमेटिकली अब यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। तो L/G वगैरह को बाहर ले लिया तो 2.2 L/G और ये पावर हाफ, ये और जो ओरिजिनल टाइम पीरियड है वो था यहाँ पर, तो T' ये नया टाइम पीरियड, ये ओरिजिनल टाइम पीरियड। अब यहाँ पर बाइनोमियली आप एक्सपेंड कर लो इसको, तो ये 1 + हाफ डेल्टा थीटा। हायर पावर्स को हम नेगलेक्ट करेंगे क्योंकि अल्फ़ा डेल्टा थीटा विल बी मच लेस देन 1। तो ये कुछ उस तरीके का आगे जैसे लेंथ वगैरह के लिए और इन सब के लिए आता है। तो T' = T इंटू 1 प्लस, बस यहाँ पर अल्फ़ा की जगह पे अल्फ़ा/2 आ रहा है, तो T' = T 1 + अल्फ़ा/2 डेल्टा थीटा। थोड़ा और मैनिपुलेशन कर ले यहाँ पे, तो T को आप इसके नीचे ले आओ, तो T को अगर यहाँ पे नीचे ले आए और 1 को फिर आप उधर ले जाओ, तो T' / T -1, और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, फिर ऊपर हो जाएगा T' - T। तो T' - T एक तरीके से टाइम पीरियड में कितना चेंज हुआ वो हो गया। तो दिस इज़ द चेंज इन टाइम पीरियड, दिस इज़ ओरिजिनल टाइम पीरियड। तो ये जो क्वांटिटी है दिस विल गिव यू द फ्रैक्शनल चेंज इन टाइम पीरियड। तो दिस इज़ द फ्रैक्शनल चेंज इन टाइम पीरियड विच इज़ अल्फ़ा/2 डेल्टा थीटा। ये इसके बराबर यहाँ पर आ गया। तो यहाँ से हम फ्रैक्शनल चेंज इन टाइम पीरियड या चेंज इन टाइम पीरियड वगैरह निकाल सकते हैं। अब जैसे इसमें अगर हमसे पूछा जाए कि जो ये पेंडुलम क्लॉक है ये फास्ट हो गई या स्लो हो गई, अगर इसके आंसर्स पूछे जाए यहाँ पर, तो उसको भी यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अगर मान लीजिए यहाँ पर आप टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहे हो, यू आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, तो टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहे हो तो जो टाइम पीरियड है वो टाइम पीरियड यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेंथ बढ़ने की वजह से इंक्रीज़ हो जाएगा। तो टाइम पीरियड इंक्रीज़ होने का मतलब है कि उसको एक ऑसिलेशन करने में अब ज़्यादा समय लग रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब वो जो क्लॉक है वो पीछे हो जाएगी। तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि क्लॉक विल बिकम स्लो, ठीक है। क्लॉक जो है वो यहाँ पे स्लो हो जाएगी इसमें। अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो क्लॉक यहाँ पे स्लो हो जाएगी। अगर टेम्परेचर को इसी तरीके से अगर आपने डिक्रीज़ कर दिया तो लेंथ डिक्रीज़ होगी, उससे यहाँ पे जो टाइम पीरियड है वो यहाँ पे डिक्रीज़ हो जाएगा। और टाइम पीरियड डिक्रीज़ हो जाने का मतलब है कि उसी ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में अब इसको कम समय लग रहा है। तो हम बोलेंगे जो घड़ी है, क्लॉक है, वो यहाँ पर फास्ट हो गई। तो क्लॉक विल बिकम फास्ट नाउ। अब हम कई बार ये पूछा जाता है कि कितने अमाउंट से फास्ट हो गई है, कितने अमाउंट स्लो हो गई है, एक दिन में कितना आगे हो गई है, एक दिन में कितना पीछे हो गई है। तो जैसे मान लीजिए टाइम पीरियड को अगर मैं बोलूँ कि टाइम पीरियड 1 घंटे है, सपोज जस्ट मैंने एक एग्जांपल ले लिया कि टाइम पीरियड अगर 1 घंटे है और डेल्टा टी टाइम पीरियड में जो चेंज है, सपोज मान लीजिए कि 2 सेकंड का चेंज आ गया, तो हर एक 1 घंटे में वो 2 सेकंड या तो आगे हो जाएगी या फिर 2 सेकंड पीछे हो जाएगी। तो 1 घंटे में अगर 2 सेकंड मान लीजिए आगे हो गई है तो फिर 2 घंटे में 4 सेकंड आगे हो जाएगी, 3 घंटे में 6 सेकंड आगे हो जाएगी। तो इसका मतलब यहाँ पर ये है कि उसी तरीके का रेशो, जिस तरीके का रेशो डेल्टा T/T होगा, अगर मुझसे पूछ लिया जाए कि बताओ कि 2 घंटे में कितना आगे हो गई है, तो 1 घंटे में अगर वो 2 सेकंड आगे हो रही है तो 2 सेकंड बाई 1 घंटा यहाँ पर आएगा। फिर 2 घंटे में अगर पूछेंगे तो 4 सेकंड बाई 2 घंटे यहाँ पर आ जाएंगे। तो उसका भी वही रेशो आएगा, डेल्टा T/T के बराबर ही आएगा। तो इसको मैं अब इस तरीके से लेता हूँ, डेल्टा T/T स्मॉल से इसको यहाँ पे मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ, और इसमें डेल्टा T का मतलब हो जाएगा डेल्टा T इज टाइम बाय विच क्लॉक बिकम्स फास्ट और स्लो इन T टाइम। तो जो T टाइम इंटरवल है उतने टाइम में क्लॉक जो है कितने अमाउंट से फास्ट या स्लो हो जाएगी, उसको भी डायरेक्टली आप यहाँ से निकाल सकते हो। या फिर ये टाइम पीरियड का तो यहाँ पर इस तरीके से फ्रैक्शनल चेंज दे ही रहा है यहाँ पर ही। तो एक क्वेश्चन लेते हैं, अ क्लॉक विद मेटल पेंडुलम इज 5 सेकेंड फास्ट। तो फास्ट हो जाने का मतलब है कि टेम्परेचर जो कि उसका करेक्ट टेम्परेचर उससे कम कर दिया गया होगा। 5 सेकेंड फास्ट ईच डे
ईच डे का मतलब है 24 आवर्स में, तो 24 आवर्स में 5 सेकंड का फ़र्क पड़ रहा है एट टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस। तो 15 डिग्री सेल्सियस पे यहाँ पर ये हो रहा है कि 5 सेकेंड फास्ट है यहाँ पर ये। फिर उसके बाद में 10 सेकेंड स्लो हो जाता है इस डेट 30 डिग्री सेल्सियस। तो 30 डिग्री सेल्सियस एक ऐसा टेम्परेचर है जिस पे ये 10 सेकेंड स्लो हो रहा है। तो ऑब्वियस है कि जो हमारा करेक्ट टेम्परेचर है वो हमें जैसे निकालना भी यहाँ पर है कि फाइंड द टेम्परेचर एट विच इट कीप्स करेक्ट टाइम, किस पे वो करेक्ट टाइम बताएगा। तो वो टेम्परेचर अगर हमको निकालना तो ऑब्वियस है कि वो इनके बीच में होगा, क्योंकि 15 पे फास्ट हो रहा है, 30 पे स्लो हो रहा है। और फास्ट हो रहा है तो इसका मतलब यहाँ पर है कि टेम्परेचर कम हो गया होगा। तो यहाँ पर बीचों बीच कहीं ना कहीं आएगा, बीचों बीच का मतलब एग्जैक्ट बीच में कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए कि ये जो टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर को मैं अगर T0 से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर लूँ कि T0 वो टेम्परेचर है, तो T0 से कम कर दिया गया होगा तो फास्ट हो गया होगा, T0 से टेम्परेचर बढ़ा दिया गया होगा तो ये स्लो हो गया होगा। तो अब हम यहाँ पर इसको इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं कि 5 सेकंड का फ़र्क पड़ रहा है और पूरे एक दिन में यहाँ पर ये फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है। तो उसको अब मैं यहाँ पर 86,400 सेकेंड्स में लिख देता हूँ यहाँ पर इसको, और ये हो जाता है आपका α/2 डेल्टा थीटा। मैं डेल्टा थीटा को इस तरीके से लिख रहा हूँ कि आंसर पॉजिटिव आ जाए, ठीक है। तो T0 एक तरीके से ज़्यादा टेम्परेचर 15 से, तो T0 - 15 ये लिखना पड़ेगा यहाँ पर इसमें। सेकेंड इक्वेशन यहाँ पर इसमें 10 सेकेंड के लिए, तो 10 86,400 दिस इज़ इक्वल टू α/2। अब यहाँ पे T0 जो है 30 से कम है, तो 30 - T0 लिख दिया, तो जिससे कि दोनों साइड पॉजिटिव पॉजिटिव बना दिया मैंने यहाँ पर इसमें। इन दोनों को आप यहाँ पे डिवाइड कर दो, अल्फ़ा भी कैंसिल हो जाएगा, 86,400 वगैरह भी कैंसिल हो जाएगा, और बहुत इजीली यहाँ पे इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो T0 यहाँ से 20 डिग्री सेल्सियस ये आ गया। हमसे अल्फ़ा पूछा गया, तो T0 अगर एक बार आ गया तो उस T0 को आप यहाँ पर इसमें रख दो, उससे आप अल्फ़ा भी निकाल सकते हो। तो अल्फ़ा की जो वैल्यू यहाँ पर आती है दैट इज़ 2.31 × 10⁻⁵ पर डिग्री सेल्सियस। तो ये अल्फ़ा का आंसर है। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं आगे, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मेजरमेंट। तो टेम्परेचर का भी मेजरमेंट पे इफेक्ट पड़ जाता है, उसको हमने कुछ 2-3 केसेस में यहाँ पे डिवाइड कर रखा है। पहला केस मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। देखिए, मेजरमेंट करने के लिए क्या होगा कि कोई हमने एक बॉडी ले रखी होगी या कुछ ऐसी चीज़ ले रखी होगी जिसमें हमें लेंथ, डायमीटर या कुछ ना कुछ मेजर करना होगा, और जिससे मेजर कर रहे होंगे वो चीज़ होगी। तो 2 चीज़ें होंगी, जिसका मेजरमेंट करना है वो, और जिससे मेजरमेंट कर रहे होंगे वो, स्केल वगैरह। तो पहला केस मैं यहाँ पे ले रहा हूँ कि सपोज़ हमारा स्केल परफेक्ट है बिल्कुल, ठीक है, उसमें किसी तरीके का टेम्परेचर की वजह से कुछ दिक्कत नहीं आई है, उसका एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन। मान लीजिए कि वो लकड़ी का ही बना हुआ है सपोज़, ठीक है, वुडन है, तो उसमें तो कोई खास चेंज आएगा नहीं। तो जस्ट कैसे भी आप मान लो कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट ही अफेक्ट हुआ है सिर्फ। तो अगर ऑब्जेक्ट अफेक्ट हुआ है तो सपोज़ मुझे 10 डिग्री सेल्सियस पे सही रीडिंग मिलती थी उस ऑब्जेक्ट की, लेकिन मैं बिल्कुल दोपहर में गया और गर्मी के दिन थे और टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो उस ऑब्जेक्ट में थोड़ा एक्सपेंशन आ गया। तो कई बार इस तरीके के यहाँ पर जो मौसम होते हैं यहाँ पर या टेम्परेचर होता है उसके वजह से इस तरीके का इफेक्ट पड़ जाता है। आपने बचपन में पढ़ा होगा कि रेल की पटरियों के बीच में जगह छोड़ जाती है जिससे कि वो एक्सपेंड होकर के आपस में फोर्स लगा करके मुड़ न जाए, तो वो जगह छोड़ जाती है। तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है जो कि जनरल नॉलेज की बुक्स में मिल जाता है। तो इस तरीके की चीज़ें टेम्परेचर की वजह से हो जाती हैं। तो सपोज़ जो हमारी बॉडी है उसकी एक्चुअल जो लेंथ है वो तो L0 है, ठीक है, एक्चुअल लेंथ इज़ L0 उसकी, लेकिन जो हम मेज़र करेंगे वो कितना मेज़र करेंगे, क्योंकि हम किसी डिफरेंट टेम्परेचर पे या बढ़े हुए टेम्परेचर पे उसको लेकर के जा रहे हैं। तो अब उसकी लेंथ एक्चुअल में कितनी हो जाएगी, L0 × 1 + α∆t। अल्फ़ा यहाँ पर उस ऑब्जेक्ट का होगा, तो हम एक्चुअल में इतनी लेंथ मेज़र करेंगे, ये L0 × 1 + α∆t। हमको मेज़र कितना करना चाहिए था, हमको मेज़र करना चाहिए था L0, हमको चाहिए था L0, लेकिन हमको मिल कितना रहा है यहाँ पर L, तो दैट विल बी आवर मेजर्ड लेंथ। और अगर हमें कहीं से पता चल जाए कि ठीक है हम ये गड़बड़ी हो गई है, और अगर हमें अल्फ़ा वगैरह की जानकारी हो, तो हम ये जो मेजर्ड लेंथ है उसका यूज़ करके हमें L0 भी निकाल सकते हैं। तो इस मेजर्ड लेंथ का यूज़ करके वी कैन ईजिली फाइंड दी L0। तो अगर इस तरीके का एरर हो जाता है और हमें उसके बारे में पहले से पता है सारे डेटाज, तो वी कैन ऑल्सो फाइंड दी ओरिजिनल लेंथ जो हमें चाहिए, वो हम पता कर सकते हैं, ठीक है। एक तो ये केस हुआ। अगला केस यहाँ पर हम ले रहे हैं कि ऑब्जेक्ट, ठीक है, हमारा बिल्कुल सही है, लेकिन जिस स्केल पे हमें मेजरमेंट करना था वो स्केल खुद अफेक्ट हो गया। सपोज़ वो मेटेलिक स्केल है और हमें एक्सपेरिमेंट कर लेना चाहिए था सुबह सुबह, हमने दोपहर में एक्सपेरिमेंट किए या हमने कुछ इस तरीके के टाइम पे एक्सपेरिमेंट किया जब टेम्परेचर का जो चेंज था वो सिग्निफिकेंट था। तो सपोज़ हमारा स्केल जो है वो ऐसा होना चाहिए था, और मान लीजिए टेम्परेचर बढ़ गया,
तो जो हमारा स्केल इस तरीके का होना चाहिए था वो स्केल अब इस तरीके का हो गया। आप देखो कि जहाँ पे ये 1 था 1 थोड़ा आगे खिसक गया यहाँ पे, जहाँ पे 2 था 2 थोड़ा आगे खिसक गया, 3 थोड़ा आगे खिसक गया यहाँ पर। तो अगर मैं अब मान लीजिए मुझे अगर ये स्केल दे दिया जाए तो मैं तो जो लिखा हुआ होगा उसी को पढ़ूंगा। मैं अगर मेरा आंसर अगर रीडिंग अगर 1 आ रही तो मैं 1 बता दूंगा, मेरी रीडिंग अगर 2 आ रही तो 2 बता दूंगा। लेकिन वो 2 एक्चुअल में 2 नहीं है, वो 2 तो एक तरीके से 3 के आसपास का हो गया फिर तो वो, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्केल है मेट्रिक स्केल, उसके लेंथ में चेंज हो जाने से हम जो मेजरमेंट लेंगे वो मेजरमेंट भी गलत लेंगे। जो एक्चुअल में इतनी 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है तो वो तो बोलेगा कि नहीं ये 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस नहीं है, मुझे तो ये 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस दिखाई देती है। लेकिन क्या ये 1 सेंटीमीटर है क्या यहाँ पर? ये जो एक्चुअल में 1 सेंटीमीटर है, 0 और 1 के बीच का जो गैप 1 सेंटीमीटर था, अब 0 और 1 के बीच का गैप 1 सेंटीमीटर नहीं है यहाँ पर। अब ये कितना हो गया होगा यहाँ पर ये गैप? तो ये गैप हो गया होगा, ओरिजिनल लेंथ 1 थी इसकी, तो 1 × 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी। अल्फ़ा किसका यूज़ होगा आपके बार यहाँ पर? तो जो स्केल है उसका अल्फ़ा यहाँ पर यूज़ होगा। तो जो एक्चुअल में 1 सेंटीमीटर है उसको आप रीड कितना कर रहे हो, सॉरी जो एक्चुअल में यहाँ पर ये जो लेंथ है इतनी, यहाँ पर ये जो लेंथ है ये है 1 × 1 प्लस अल्फ़ा इज डेल्टा टी, ठीक है। एक्चुअल में 1 तो यहाँ पर ये होना चाहिए, दिस शुड बी 1, लेकिन अब ये लेंथ 1 नहीं रही, दिखने में हमें 1 लग रही है लेकिन ये लेंथ 1 नहीं रही। कितनी हो गई? 1 × 1 प्लस अल्फ़ा इज डेल्टा टी हो चुकी है। लेकिन इस 1 × 1 प्लस अल्फ़ा इज डेल्टा टी को हम रीड कितना करेंगे यहाँ पर? जो हमें अपने आंखों से दिखेगा वो तो दिखाई देगा कि ये तो 1 सेंटीमीटर है, लेकिन एक्चुअल में ये है कितना? 1 प्लस अल्फ़ा इज डेल्टा टी, ठीक है, इतना है यहाँ पर। ये उसी को मैंने यहाँ पर लिख रखा है कि जो L0 × 1 प्लस अल्फ़ा इज डेल्टा टी है उसको ये कितना मेज़र करेगा? L0। या सिंपली आप यहाँ पर ये देखो कि L0 यहाँ से कैंसिल कर लो, ये जो 1 है यहाँ पर, या फिर मैं इसको इस तरीके से लिख देता हूँ कि जो 1 प्लस अल्फ़ा इज डेल्टा टी जो मैंने यहाँ पर लिख रखा है 1 प्लस अल्फ़ा इज डेल्टा टी है, इसको यहाँ पर ये कितना मेज़र करेगा? ये 1 के बराबर मेज़र करेगा। और जो 1 है उस 1 को यहाँ पर कितना मेज़र करेगा? तो दिस 1 डिवाइड बाय दिस, ठीक है। तो 1 को यहाँ पर ये कितना मेज़र करेगा? इतना मेज़र करेगा। और जो एक्चुअल में L0 है उस L0 को ये कितना मेज़र कर रहा होगा? तो L0 डिवाइड बाय 1 प्लस अल्फ़ा इज डेल्टा टी। तो एक बार वापस इसको देख लेते हैं। तो ये 1 था, यहाँ पर अब ये टेम्परेचर बढ़ करके ये 1 जो है इतना हो गया, हो तो इतना गया है ये, लेकिन हम इसको रीड कितना करेंगे? हमें दिखाई देगा कि 0 से 1 के बीच में 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, तो इतना जो है उसको वो रीड कितना करेगा? 1 सेंटीमीटर। यानी कि वो ज़्यादा डिस्टेंस तो है, ज़्यादा को वो कम रीड कर रहा है एक तरीके से, ठीक है। तो 1 प्लस अल्फ़ा इज डेल्टा टी को वो 1 के बराबर रीड कर रहा है। अगर कोई क्वांटिटी 1 होगी एक्चुअल में तो उसको वो कितना रीड करेगा? 1 डिवाइड बाय दिस, ठीक है। अगर कोई क्वांटिटी एक्चुअल में L0 होगी तो उसको वो इतना रीड करेगा। तो जो मेजर्ड लेंथ है आपकी बार वो कितनी हो जाएगी? L0 डिवाइड बाय दिस। तो दिस विल बी द मेजर्ड लेंथ नाउ। और फिर यहाँ पर ये इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो, और उसके बाद बाइनोमियल चाहो तो लगा सकते हो यहाँ पर इसमें। लेकिन आप ये काम तभी करोगे जब आप आंसर इससे नहीं आ रहा होगा, क्योंकि एक्यूरेट तो यहीं तक ही है, उसके बाद तो आप थोड़ा अप्रॉक्सीमेशन कर रहे हो। तो ये बिल्कुल तभी यूज़ करना जब आपको जो 4 ऑप्शन है वो 4 ऑप्शन यहाँ से ना मिले, तब आप यहाँ पर इसका यूज़ करोगे लास्ट वाले का। ये तो हो गया इंडिविजुअली कि ऑब्जेक्ट अगर अफेक्ट हुआ है तब क्या होगा। अगर यहाँ पर ये आपका स्केल अफेक्ट हुआ है सिर्फ तब क्या होगा। अगर दोनों अफेक्ट हो जाएं तब तो हमें दोनों केसेस का सुपर पोजिशन यहाँ पर देखना पड़ेगा। अब पहला केस यहाँ पे क्या करता है कि पहला केस जो है जिसमें ऑब्जेक्ट अफेक्ट होता है उसमें जो भी यहाँ पे इसकी एक्चुअल लेंथ है वो एक्चुअल लेंथ कितने से मल्टीप्लाई हो जाती है, उसमें फैक्टर कितने का आता है? 1 प्लस अल्फ़ा नॉट डेल्टा टी। यहाँ पर फैक्टर कितने का आता है? तो ये 1 डिवाइड बाय 1 प्लस अल्फ़ा इज डेल्टा टी इसका फैक्टर आता है। तो अगर दोनों अफेक्ट होंगे तो दोनों फैक्टर यहाँ पर आएंगे। तो ये है एक्चुअल लेंथ, और यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट की वजह से फैक्टर आ गया, और ये जो फैक्टर है वो किसकी वजह से आ गया? स्केल की वजह से। यहीं तक हमें करना चाहिए वैसे तो, लेकिन उसके बाद में अगर यहाँ से आंसर नहीं आता तो हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे यहाँ पर इसमें। तो आप जो नीचे वाली क्वांटिटी उसको पावर -1 करके लिख लो। फिर यहाँ पर ये इतना हो जाएगा 1 माइनस दिस बाइनोमियल लगा करके, और जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद में फिर आपको इतना मिल जाएगा। उसमें ये जो टर्म आएगा अल्फ़ा नॉट डेल्टा टी, अल्फ़ा इज डेल्टा टी, इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा उस मल्टीप्लिकेशन को नेगलेक्ट करेंगे तब फिर ये आ जाएगा। लेकिन ये तभी आपको लाना है जब यहाँ से आंसर नहीं आ रहा हो। नेक्स्ट लेते हैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट है सुपरफिशियल और एरियल एक्सपेंशन। तो लेंथ में चेंज होता है बॉडी के 2 पॉइंट्स के, उसमें डिस्टेंस चेंज होता है। अगर एरिया है तो एरिया भी चेंज होगा, वॉल्यूम है वॉल्यूम भी चेंज होगा।
तो वॉल्यूम एरिया वगैरह किस तरीके से चेंज हो रहा है वो अब यहाँ पे हमें देखना है। तो पहले हम यहाँ पे ले एरियल एक्सपेंशन। सपोज़ यहाँ पे ये इस तरीके का रेक्टेंगुलर प्लेट टाइप का मैंने ले रखा है, और जो भी हम यहाँ पे ज्योमेट्री लें उससे जो जनरल रिजल्ट्स आ रहे हैं वो अफेक्ट नहीं होते हैं, जनरल रिजल्ट्स वही रहते हैं। बस हम अपनी ज्योमेट्री को आसान बनाने के लिए इस तरीके की बॉडीज़ ले लेते हैं। तो इनिशियल एरिया L0 B0 लिख लिया, और फाइनल एरिया सपोज़ L0 जो है वो लेंथ L हो गई, और यहाँ पर अब ये B हो गया चेंज होकर के। तो आप L को अगर लिखोगे तो लिखोगे L0 इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। अगर आप यहाँ पर जो B है उस B को अगर लिखोगे तो B यहाँ पर हो जाएगा B0 इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। एरिया निकालने के दोनों को मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पर, तो L0 B0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी का स्क्वायर, या तो बाइनोमियल यूज़ कर लो या फिर एक्सपेंड कर लो इसको कम्प्लीटली। तो अल्फा डेल्टा टी का जो होल स्क्वायर इसको आप नेगलेक्ट करोगे, और L0 B0 इनिशियल एरिया हो जाएगा। अब यहाँ पर ये A इज़ इक्वल टू A0 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा टी आ गया, यानी कि अल्फ़ा की जगह पे 2 अल्फ़ा हो गया। इस 2 अल्फ़ा को इकट्ठे हम यहाँ पर बीटा बोल देते हैं। तो बीटा को फिर हम यहाँ पर एक कोफिशिएंट से यहाँ पर बोलेंगे, और कोफिशिएंट यहाँ पर बीटा इज़ इक्वल टू अल्फ़ा, और उसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन। ऑब्वियस है कि जो अल्फ़ा की यूनिट है वही बीटा की यूनिट होगी, और जिस चीज़ों पे अल्फ़ा डिपेंड करता है उन्हीं चीज़ों पे बीटा पे डिपेंड करेगा। अब इसमें कई बार केसेस आते हैं एन आइसोट्रॉपिक बॉडी के। तो आइसोट्रॉपिक का मतलब होता है, आइसोट्रॉपिक का मतलब है कि हर एक डायरेक्शन में सेम प्रॉपर्टी है। जैसे जब ये इस डायरेक्शन में एक्सपेंड करता है और ये इस डायरेक्शन में एक्सपेंड करता है, तो ये दो अलग अलग डायरेक्शन में एक्सपेंशन है। और कई बार क्या होता है कि इस डायरेक्शन में एक्सपेंशन का रूल कुछ और होता है और इस डायरेक्शन में एक्सपेंशन का रूल कुछ और होता है। रूल का मतलब है कि इधर अल्फ़ा कुछ और होता है, इधर का अल्फ़ा कुछ और हो जाता है। तो कई बार डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट प्रोपोर्शंस में यहाँ पर ये चेंजेस हो जाते हैं। तो अगर मान लीजिए कि ये एन आइसोट्रॉपिक है, अगर एन आइसोट्रॉपिक है यानी कि डिफरेंट प्रॉपर्टी है डिफरेंट डायरेक्शन में, तो फिर आप यहाँ पर L को लिखोगे तो यहाँ पर अल्फ़ा 1 यूज़ कर लो। जब आप यहाँ पे नया B निकालोगे तो उसमें अल्फ़ा 2 आप यहाँ पे यूज़ कर लो। तो अल्फ़ा 1 इस डायरेक्शन में एक्सपेंशन प्रॉपर्टी हो गई और अल्फ़ा 2 इस डायरेक्शन का एक्सपेंशन कोफिशिएंट हो गया यहाँ पर इसमें। फिर नया एरिया निकालने के लिए आप वही सारा प्रोसेस करो, बस इसमें अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 आते जाएंगे, और फाइनली आपको इस तरह का कैलकुलेशन मिलेगा। तो अब के बाद 2 अल्फ़ा मिलने के बजाय अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 मिल रहा है। इसको फिर हम यहाँ पे बोल देंगे दिस इज़ द कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन। इसके बाद नेक्स्ट ले रहे हैं यहाँ पे वॉल्यूम और क्यूबिकल एक्सपेंशन। तो बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे इनिशियल वॉल्यूम लिख लिया, और मैंने एक क्यूबॉइड शेप यहाँ पर ले लिया है जिससे कैलकुलेशन थोड़ी ईजी रहे। उसके बाद में V, जो नया V है उसको लिख लिया यहाँ पे, और फिर आप देखोगे गामा इज इक्वल टू 3 अल्फ़ा यहाँ पर आ जाएगा। 3 अल्फ़ा यहाँ पे आ रहा है, उसको हमने गामा से रिप्लेस कर दिया, एंड गामा इज कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल और वॉल्यूम एक्सपेंशन। अगर एन आइसोट्रॉपिक होगा डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट अगर अल्फ़ा होंगे तो आपका अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 प्लस अल्फ़ा 3 यहाँ पर हो जाएगा। अब एक चीज़ हमें जो ध्यान रखनी चाहिए कि ये अल्फ़ा बीटा गामा ये सब जो है यानी कि लीनियर और आपका एरियल और वॉल्यूम ये सब एक्सपेंशन जो है वो सॉलिड के लिए तो हम हमेशा डिफाइन कर सकते हैं। सॉलिड में लेंथ भी चेंज हो जाती है, उसका एरिया भी चेंज हो जाएगा, वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगा एक्सपेंशन। लेकिन लिक्विड के लिए एरिया का कोई मतलब होता नहीं, सरफेस एरिया का कोई मतलब होगा नहीं लिक्विड में। लिक्विड के 2 पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस का कोई मतलब नहीं होगा यहाँ पे। लिक्विड में वॉल्यूम का जरूर मतलब रहेगा। तो लिक्विड के लिए सिर्फ गामा डिफाइन होता है, ओनली गामा इज़ डिफाइंड फॉर लिक्विड्स। और सॉलिड्स के लिए आप तीनों डिफाइन कर सकते हो, अल्फ़ा बीटा और गामा यहाँ पे तीनों डिफाइन किए जा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं वेरिएशन इन डेंसिटी विद टेम्परेचर। तो डेंसिटी को आप यहाँ पर लिख सकते हो मास अपॉन वॉल्यूम, और अगर टेम्परेचर चेंज करेंगे तो डेंसिटी अगर रोडेस हो गई है मास तो वही रहेगा, वॉल्यूम वीडेस हो गया। तो यहाँ पर आप वीडेस को आप लिख सकते हो V इंटू 1 प्लस गामा डेल्टा टी। M/V ये ओरिजिनल डेंसिटी है, रो लिख दिया इसको। तो रोडेस इज इक्वल टू रो डिवाइड बाय 1 प्लस गामा डेल्टा टी। तो आप टेम्परेचर अगर बढ़ाओगे तो टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ जाएगा, मास वही रहेगा, तो डेंसिटी यहाँ पर इन जनरल कम हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पर इन जनरल यहाँ पर स्पेसिफाई किया क्योंकि कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जहाँ पे उल्टा बिहेवियर भी हो जाता है कुछ टेम्परेचर रेंज में। जैसे अगर हम वाटर का एग्जांपल लें, ऑब्वियस है कि वाटर इज़ अ कॉमन एग्जांपल। तो एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर, अनयूजुअल बिहेवियर ऑफ वाटर। वाटर की डेंसिटी का मैंने ग्राफ यहाँ एक टेंटेटिव ग्राफ इस तरीके का बना रखा है, और उसमें दिखा रखा है कि 0 से 4 डिग्री सेल्सियस में डेंसिटी बढ़ रही है, उसके बाद में डेंसिटी यहाँ पर कम हो रही है। इसका मतलब जो वाटर है, वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम होती है 4 डिग्री सेल्सियस पर। तो अगर 4 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम होती है तो इसका मतलब कि आप 4 डिग्री सेल्सियस से इधर जाओगे तब भी डेंसिटी घटेगी, इधर जाओगे तब भी डेंसिटी घटेगी। तो यहाँ पर थोड़ा अनयूजुअल है। अनयूजुअल यहाँ पे क्या है, 0 से 4 में आप यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ा रहे हो लेकिन डेंसिटी यहाँ पे क्या हो रही है, बढ़ रही है, ये उल्टा हो रहा है। तो इन 0 डिग्री सेल्सियस टू 4 डिग्री सेल्सियस रेंज ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर डेंसिटी ऑल्सो इंक्रीजेस। दिस इज़ अनयूजुअल, ऐसा नहीं होना चाहिए था, यानी जो जनरल बिहेवियर उसका उल्टा यहाँ पर है।
लेकिन ये प्रॉपर्टी जो है वाटर की ये बड़े काम की है, और इसके वजह से जो वाटर एनिमल्स हैं, वाटर में जो रहने वाले जीव जंतु हैं, वो सर्दियों में जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है तो उस समय वो जीवित रह पाते हैं। क्यों जीवित रह पाते हैं? जब मान लीजिए कि टेम्परेचर हाई है, अभी तो यहाँ पर गर्मी का समय चल रहा है, धीरे धीरे टेम्परेचर डाउन होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो टेम्परेचर जब डाउन होना स्टार्ट हो गया यहाँ पर, तो डेंसिटी बढ़ती गई यहाँ पर, और यहाँ के आसपास जो यहाँ पे एक तरीके से जब 4 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर पहुँचा तो डेंसिटी मैक्सिमम हो गई। तो डेंसिटी मैक्सिमम हो गई तो यहाँ का वाटर एक तरीके से हैवी हो गया। जब 4 डिग्री सेल्सियस का जो वाटर है वो हैवीएस्ट हो गया, तो ये जो वाटर है वो अब एक तरीके से सिंक करने लगेगा, नीचे जाने लग जाएगा यहाँ पर ये वाटर। तो ये वाटर यहाँ पर नीचे जाने लग जाएगा, और उसके बाद जब फर्दर यहाँ पे टेम्परेचर और डाउन यहाँ पे होता जाएगा तो डेंसिटी कम होती जा रही है और वो आइस वगैरह बन जाएगी। तो जो आइस बनेगी वो एक तरीके से ऊपर तैरती रहेगी, और जो एक तरीके से वाटर हैवी बन गया था, डेंसिटी ज़्यादा हो गई थी, तो 4 डिग्री सेल्सियस के आसपास का जो वाटर है वो नीचे चला जाएगा, और उस रिलेटिवली वार्म वाटर के अंदर जो वाटर एनिमल्स हैं वो ज़िंदा रह पाएंगे। कम्प्लीटली जो आपका यहाँ पर ये वाटर बॉडीज़ हैं वो कम्प्लीटली पूरा आइस नहीं बनता उसमें, तो उसमें हीट ट्रांसफ़र का भी अपना एक रोल होता है। आइस वहाँ पर एक बहुत बैड कंडक्टर का भी यहाँ पे रोल प्ले करता है। तो कई सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से कंप्लीट वाटर वहाँ पर आइस में कन्वर्ट नहीं होता है। तो आइस थोड़े से हिस्से में आइस बनती है जो कि ऊपर तैरती रहती है, और रिलेटिवली वार्म वाटर वहाँ पर नीचे पहुँच जाता है। तो क्वेश्चंस लेते हैं यहाँ पे। तो सपोज यहाँ पे कंटेनर है जो कि पार्शियली फिल्ड है हाइट S0 तक, और यहाँ पे गामा लिक्विड दिया हुआ है, लिक्विड का यहाँ पर वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट लिक्विड के लिए, और यहाँ पे जो कंटेनर ऑब्वियसली कि सॉलिड है तो उसका अल्फ़ा यहाँ पर दिया हुआ था, अल्फ़ा फॉर दी यहाँ पर कंटेनर कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। और हमसे पूछा है कि टेम्परेचर को अगर डेल्टा टी से बढ़ा दिया जाए तो व्हाट विल बी द न्यू हाइट, ये हाइट यहाँ पर कितनी होगी इसमें। तो न्यू हाइट निकालने के लिए अगर आप यहाँ पर पुरानी हाइट को अगर यहाँ पर देखो तो पुरानी हाइट को आप यहाँ पर लिख सकते हो कि वॉल्यूम कितना यहाँ पर ये फील्ड है V0 डिवाइड बाय दिस बॉटम एरिया A0। तो V0 बाई A0 करोगे तो S0 हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर नया अगर हाइट लिखना चाहता हूँ तो नया वॉल्यूम और नया एरिया यहाँ पर लिखना पड़ेगा बॉटम का। अब ये जो वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम यहाँ पे V0 1 प्लस गामा L डेल्टा टी हो जाएगा, और ये हो जाएगा A0 1 प्लस, क्योंकि मुझे अब यहाँ पर अल्फ़ा के टर्म्स में दिया है, मुझे चाहिए यहाँ पे बीटा, तो 2 अल्फ़ा सी डेल्टा टी करना पड़ेगा। यहाँ पर हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि कोई वाटर वगैरह बाहर नहीं निकल रहा है यहाँ से इसमें, तो H इज़ इक्वल टू ये V0 बाई A0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो ओरिजिनल हाइट थी वो हो जाएगा, और उसके बाद में बस सिंपली ये आंसर हो गया 1 प्लस गामा L डेल्टा टी 1 प्लस 2 अल्फ़ा सी डेल्टा टी। अब इसके बाद में अगर यहाँ से आंसर नहीं मिलता है तो हम थोड़ा और आगे जा सकते हैं इसमें, तभी जाएंगे जब यहाँ से आंसर नहीं मिल रहा हो। तो 1 प्लस गामा L डेल्टा टी, इसके बाद में आप यहाँ पर ये 1 प्लस 2 अल्फ़ा सी डेल्टा टी पावर -1 हो जाएगा, उससे यहाँ पर ये माइनस आ जाएगा। जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो फाइनली आपको ये आंसर मिल जाएगा 1 प्लस गामा L माइनस 2 अल्फ़ा सी। ठीक है, दिस विल बी द फाइनल आंसर। क्वेश्चन लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ ए ग्लास वेसल इज़ 1000 सेंटीमीटर क्यूब, व्हाट वॉल्यूम ऑफ मरकरी। तो कोई एक ग्लास वेसल है, उसका जो वॉल्यूम है अपना खुद का वो है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। व्हाट वॉल्यूम ऑफ मरकरी शुड बी पोर्ड इन इट, तो इसमें कितना मरकरी यहाँ पे रखा जाए सच दैट वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग स्पेस, जो भी यहाँ पर ये बचा हुआ स्पेस है, डज नॉट चेंज विद द टेम्परेचर। टेम्परेचर आप चेंज करो लेकिन तब भी जो रिमेनिंग स्पेस है वो रिमेनिंग स्पेस का वॉल्यूम चेंज नहीं होना चाहिए। तो अगर रिमेनिंग स्पेस का वॉल्यूम चेंज नहीं होना चाहिए तो इसका सीधा सा मतलब है जब आप टेम्परेचर यहाँ पर बढ़ाओ तो जितने अमाउंट से मरकरी बढ़ना चाहिए उतने अमाउंट से यहाँ पर ये जो आपका कंटेनर है उसका वॉल्यूम भी बढ़ना चाहिए। तो दोनों का वॉल्यूम अगर सेम अमाउंट से बढ़ेगा तो रिमेनिंग स्पेस का जो वॉल्यूम है फिर वो नहीं बढ़ेगा। तो फाइनली हम यहाँ पर इस कंक्लूजन पे ला सकते हैं इसको कि जो डेल्टा V इन मरकरी है वही डेल्टा V इन कंटेनर होना चाहिए, वेसल होना चाहिए। ठीक है, दोनों के वॉल्यूम में सेम चेंज आना चाहिए। तो यहाँ पर अब इसका वॉल्यूम कितना हो तो उसको मैं V0 यहाँ पर लिख देता हूँ। तो V0 गामा मरकरी इंटू डेल्टा टी, और यहाँ पे इसका वॉल्यूम तुमको पता है 1000 गामा कंटेनर इंटू डेल्टा टी। तो डेल्टा टी कैंसिल हो जाएगा और V0 यहाँ से आ जाएगा। तो 1000 गामा कंटेनर बाय गामा मरकरी, तो इनकी वैल्यूज़ यहाँ पे दे दी गई हैं। गामा कंटेनर है यानी कि गामा ग्लास आपको पता है, गामा मरकरी पता है, उसको यहाँ पे आप रख सकते हो। रखने के बाद में आपको आंसर मिल जाएगा 50 सेंटीमीटर क्यूब।
तो जो मरकरी हमको यहाँ पर इसमें रखना होगा वो 50 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होना चाहिए। क्वेश्चन लेते हैं, द डेंसिटीज ऑफ वुड एंड बेंजीन एट 0 डिग्री सेल्सियस एट आर 880 किलोग्राम पर मीटर क्यूब एंड 900 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। गामा फॉर वुड इज 1.2 × 10⁻³ एंड गामा फॉर बेंजीन इज़ 1.5 × 10⁻³। तो इसका मतलब गामा वुड का जो है वो गामा बेंजीन से ज़्यादा है, सॉरी कम है। एट वॉट टेम्परेचर अ वुडन ब्लॉक विल बिगिन टू सिंक इन बेंजीन। स्टार्टिंग में आप यहाँ पर देखो जो वुड है उसकी डेंसिटी कम है और बेंजीन की डेंसिटी यहाँ पर ज़्यादा है, तो वुडन ब्लॉक जो है बेंजीन में इसका मतलब फ्लोट करेगा। तो स्टार्टिंग में यहाँ पर यह है कि डेंसिटी ऑफ वुड जो है, वुड की डेंसिटी यहाँ पे कम है, बेंजीन की डेंसिटी ज़्यादा है, तो इट विल फ्लोट इनिशियली। लेकिन क्या होगा अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, तो टेम्परेचर बढ़ाने से दोनों की डेंसिटी कम होगी, तो जो वुड है उसकी डेंसिटी भी कम होगी और जो बेंजीन उसकी भी डेंसिटी कम होगी, ठीक है। डेंसिटी दोनों की कम होगी और स्टार्टिंग में बेंजीन की डेंसिटी आपकी यहाँ पर ज़्यादा है, लेकिन किसकी डेंसिटी ज़्यादा तेज़ से कम होगी यहाँ पर, तो ज़्यादा तेज़ से जो डेंसिटी यहाँ पर कम होगी जिसका गामा ज़्यादा होगा, तो गामा ज़्यादा यहाँ पर बेंजीन के लिए, तो बेंजीन की डेंसिटी जो होगी वो फास्ट यहाँ पर डिक्रीज़ होगी और ये थोड़ी स्लो यहाँ पर डिक्रीज़ होगी। तो बेंजीन का पहले डेंसिटी ज़्यादा था लेकिन वो ज़्यादा तेज़ी से गिर रहा है, और यहाँ पे जो वुडन ब्लॉक था उसकी डेंसिटी कम थी लेकिन वो धीरे धीरे गिर रही है यहाँ पर। तो इसका मतलब बेंजीन कभी ना कभी यहाँ पर, बेंजीन की जो डेंसिटी कभी ना कभी इस वुडन ब्लॉक की डेंसिटी के बराबर हो जाएगी, और उसके बाद में बेंजीन की डेंसिटी कम हो जाएगी और वुडन ब्लॉक की डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी। फिर तो वुडन ब्लॉक फिर उस क्रिटिकल मोमेंट के बाद में सिंक करना स्टार्ट कर देगा। तो क्रिटिकल पॉइंट कैलकुलेट करने के लिए हमें जस्ट यहाँ पे ये करना पड़ेगा कि वो टेम्परेचर निकालें जिस पे दोनों की डेंसिटीज़ यहाँ पर बराबर आ जाए। तो बस यहाँ पर डेंसिटी का आप यहाँ पर वेरिएशन देख लो। तो डेंसिटी का जो वेरिएशन होता है वो कुछ इस तरीके से आता है, ठीक है, इस फॉर्मूले से आता है। तो यहाँ पर अब इसका यूज़ कर लेते हैं। तो जो वुडन ब्लॉक है उसकी इनिशियल डेंसिटी यहाँ पे कितनी है, तो दिस वाज 880 1 प्लस गामा ऑफ वुड, तो गामा वुड इज़ 1.2 × 10⁻³ और क्योंकि इनिशियल टेम्परेचर यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस है, तो जितना हम बढ़ाएंगे तो T-0 यहाँ पर आ जाएगा, तो वही फाइनल टेम्परेचर यहाँ पर डायरेक्टली दिख जाएगा इस इक्वेशन में। दिस इज़ 900, ये 1 प्लस 1.5 × 10⁻³ × T, ठीक है। इजी से इक्वेशन इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से T का जो आंसर है वो 83.3 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट लेते हैं एक टॉपिक, एपरेंट एक्सपेंशन ऑफ ए लिक्विड इन ए कंटेनर। तो सपोज एक कंटेनर, इसमें लिक्विड मान लीजिए कम्प्लीटली फिल किया हुआ है, कंटेनर इज कम्प्लीटली फुल इनिशियली। टेम्परेचर आप बढ़ाते हो, टेम्परेचर को सपोज ΔT से बढ़ाया जाता है, तो लिक्विड का जो वॉल्यूम है वो कितना हो जाना चाहिए। तो मैं मान लेता हूँ कि जो ये वॉल्यूम है वो पूरा V0 है, तो V0 × 1 प्लस गामा लिक्विड ΔT। कंटेनर का वॉल्यूम कितना हो जाना चाहिए, तो V0 × 1 प्लस गामा C ΔT इतना हो जाएगा। अब इसमें एक टर्म यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं एपरेंट एक्सपेंशन, और एपरेंट ये रिलेटिव एक्सपेंशन भी आप बोल सकते हो। तो दिस इज़ V लिक्विड माइनस V कंटेनर, इस तरह से डिफाइन कर दिया यहाँ पर। इसको होता है यहाँ पर ये है कि मान लीजिए कि लिक्विड का एक्सपेंशन अगर ज़्यादा हुआ, लिक्विड बाहर आ जाएगा, उतने ही अमाउंट से बाहर आ जाएगा, क्योंकि लिक्विड का एक्सपेंशन अगर कंटेनर से ज़्यादा होगा तो कंटेनर का जितना एक्सपेंशन होगा उतना एक्स्ट्रा लिक्विड तो यहाँ पर इसमें आ जाएगा, ठीक है, उतना एक्स्ट्रा वॉल्यूम तो आ जाएगा, लेकिन बाकी का वॉल्यूम बाहर निकलना पड़ेगा। अगर कंटेनर का ही एक्सपेंशन अगर ज़्यादा हो रहा है और लिक्विड का उससे कम हो रहा है, तो उस केस में क्या हो जाएगा कि जो दोनों का डिफरेंस है उस डिफरेंस के बराबर की जगह खाली दिखाई देने लग जाएगी। ऐसा लगेगा कि लिक्विड जो है एक्सपेंड नहीं कर रहा बल्कि कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, हमें ऐसा दिखेगा, ऐसा आभास होगा, अपेरेंटली हमें ऐसा लगेगा। और अगर दोनों का ही बराबरी का अगर मामला हो जाए, वैसे तो नहीं होगा जनरली, क्योंकि लिक्विड और कंटेनर बहुत रेयर चांस में बराबर हो पाएंगे, लेकिन अगर बराबर हो जाए तो हमें लगेगा कि कुछ एक्सपेंशन ही किसी का कुछ नहीं हो रहा, हमेशा हमें उतना ही भरा हुआ दिखाई देता रहेगा। तो इसीलिए हमने यहाँ पर VL माइनस VC दोनों का डिफरेंस इस तरह से डिफाइन कर दिया कि लिक्विड का कंटेनर के रेस्पेक्ट में एक तरीके से देखने में ऐसा लग रहा है। तो VL और VC दोनों का डिफरेंस ले लिया तो ये आ जाएगा। तो यहाँ पर ΔV इज़ इक्वल टू, ठीक है, दिस ΔV इज़ इक्वल टू V0, और इन दोनों का डिफरेंस गामा एपरेंट बोल दिया कि एपरेंटली जो गामा है वो इतना है। और डिसाइडिंग फैक्टर भी यही कि गामा L माइनस गामा से ही डिसाइड करेगा सब कुछ यहाँ पे। अगर गामा L माइनस गामा से पॉजिटिव, यानी कि गामा एपरेंट अगर पॉजिटिव हुआ या गामा L ग्रेटर देन गामा से हुआ तो लिक्विड ओवरफ्लो कर जाएगा। गामा L लेस देन गामा से हुआ तो इट सीम्स वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिक्रीज, ठीक है, जगह खाली दिखने लग जाएगी। दोनों अगर बराबर हो गए, गामा एपरेंट अगर 0 हो गया तो इट सीम्स नो एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड, ऐसा लगेगा कि लिक्विड का किसी तरह का कोई एक्सपेंशन यहाँ पर नहीं हो रहा है।
इसके बाद में अब यहाँ पे लास्ट में देखते हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ एक्सपेंशन एट माइक्रोस्कोपिक लेवल। तो जो एक्सपेंशन हो रहा है उसके पीछे माइक्रोस्कोपिक लेवल पे क्या रीज़न है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। और इसका जो मेन रीज़न है वो ये असिमेट्रिक नेचर ऑफ पोटेंशियल एनर्जी कर्व। जो ये पोटेंशियल एनर्जी कर्व है वो सिमेट्रिक नहीं है। जैसे आपको यहाँ पे इसका ये मिनिमा टाइप का पॉइंट दिखाई दे रहा होगा, इस मिनिमा के इधर कुछ अलग तरीके का कर्व है, इस मिनिमा के इधर जो कर्व है वो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है। तो दिस कर्व इज़ नॉट सिमेट्रिक, दिस इज़ एसिमेट्रिक। और ये एसिमेट्री एक बहुत बड़ी वजह है यहाँ पर थर्मल एक्सपेंशन होने की। तो एक बार थोड़ा सा पोटेंशियल एनर्जी कर्व को मैं थोड़ा अलग तरीके से यहाँ पर एक बार डील कर लेता हूँ, फिर हम वापस से इस ग्राफ पे आकर के एक्चुअल में समझेंगे कि क्या हो रहा है। मान लीजिए कि किसी पार्टिकल के लिए जो मोशन हो रहा है उसका पोटेंशियल एनर्जी कर्व यहाँ पर ये है। अब डिपेंड करता है कि पार्टिकल की टोटल एनर्जी कितनी है, उसके अकॉर्डिंगली वो हमें इस पोटेंशियल एनर्जी कर्व पर मिल सकता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि पार्टिकल की जो टोटल एनर्जी लेवल है वो कुछ इसके कॉरस्पॉन्डिंग है। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग है, इसका मतलब यहाँ पर ये हुआ कि जो हमारा पार्टिकल है वो पार्टिकल मेरे को यहाँ से लेकर के यहाँ इन दोनों पॉइंट्स के बीच से मुझे पार्टिकल मिल सकता है। और सपोज़ ये जो लेवल है मान लीजिए कि -4 है यहाँ पर, तो जब पार्टिकल यहाँ पर होगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। जब पार्टिकल जब इधर की तरफ जा रहा होगा, यहाँ पर ये u वर्सेस x वगैरह ग्राफ है, मान लीजिए u वर्सेस r या x जो भी है, तो जब पार्टिकल यहाँ पर होगा तो इसके बाद में वो इधर और नहीं जा पाएगा, क्योंकि यहाँ पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है मैक्सिमम हो गई है। उसका जो एनर्जी लेवल है वो -4 है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो है उसकी -4 है। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी अगर -4 हो जाए तो उस केस में जब उसका u -4 होगा तो k क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर उसके बाद वो और ऊपर की तरफ नहीं जा पाएगा, ऊपर जाएगा तो u -3 हो जाना चाहिए। k तो पॉजिटिव ही होता है, तो टोटल एनर्जी -3 से ज़्यादा हो जानी चाहिए। ये सब चीज़ें हमने वर्क पावर एनर्जी में ही पढ़ी होंगी। तो वो इधर की तरफ जा रहा होगा यहाँ पर इसमें, और जब वो इधर की तरफ जाना शुरू करेगा तो यहाँ पर एक तरीके से u मिनिमम हो जाएगा और k मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, तो जब वो यहाँ कहीं पर रहेगा तो u मिनिमम और k मैक्सिमम, उसके बाद जब वो यहाँ जाने लगेगा, इधर की तरफ जाने लगेगा, तो वापस से u बढ़ने लगेगा तो k घटने लगेगा, और यहाँ जाकर के k वापस से उसका 0 हो जाएगा। अब किसी तरीके से अगर मैं उसकी एनर्जी को बढ़ा करके -2 अगर कर दूँ, तो -2 करने के बाद में अब उसका जो एनर्जी लेवल है वो एनर्जी लेवल अब मान लीजिए यहाँ पर ये हो गया, -2 पर आ गया। तो -2 पे आ गया तो अब वो ज़्यादा दूर तक मूव कर सकता है। अब उसका जो मोशन है वो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में यहाँ पर हो सकता है। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पार्टिकल का मोशन यहाँ पर होता रहेगा। तो पार्टिकल्स ऑसिलेट करेगा यहाँ पर इसमें इन दोनों पॉइंट्स के बीच में। अब उसका जो एम्पलीट्यूड वगैरह है, डिस्टेंस कवरेज वगैरह है, वो यहाँ पर अब बढ़ गया जब मैंने उसके एनर्जी लेवल को -2 जूल पे पहुँचा दिया। तो इस तरीके से जो एक डेफिनेट एनर्जी लेवल्स हैं उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर उसका मूवमेंट रहता है। अब इस तरीके के जो पोटेंशियल एनर्जी कर्व वगैरह होते हैं उसमें जहाँ पर भी du/dr 0 आता है तो वहीं पर फोर्स क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। पार्टिकल जो है वो इक्विलिब्रियम में रहता है। तो du/dr 0 होने का मतलब है कि वहाँ पर फोर्स जो है एक तरीके से 0 हो जाएगा, पार्टिकल इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो पार्टिकल विल बी इन इक्विलिब्रियम। तो ये जो ग्राफ है इस तरीके का आपको हमेशा कहीं ना कहीं और जगह पे ये ग्राफ दिखाई देते रहे होंगे, केमिकल बॉन्डिंग में, उसके साथ साथ फिज़िक्स में बहुत जगह पे इस तरह के ग्राफ आपको मिलते हैं। और ये जो ग्राफ है एक तरीके से एक टिपिकल पोटेंशियल एनर्जी कर्व है मॉलिक्यूल्स वगैरह के लिए। तो मॉलिक्यूल्स के लिए इस तरीके का पोटेंशियल एनर्जी कर्व होता है, और जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बिल्कुल कुछ स्प्रिंग टाइप का सिस्टम रहता है और आपस में इस तरीके से वाइब्रेशंस करते रहते हैं। इन दोनों के बीच का जो गैप है घटता बढ़ता रहता है, दोनों वाइब्रेशंस करते रहते हैं। तो स्प्रिंग मॉडल से हम यहाँ पर मॉलिकुलर स्ट्रक्चर को समझ सकते हैं कि दो मॉलिक्यूल्स में जो एटम्स वगैरह हैं या मॉलिक्यूल्स जो हैं, ये मॉलिक्यूल्स एक तरीके से एक बॉन्ड से बंधे होते हैं और वो बॉन्ड एक तरीके से स्प्रिंग की तरह वाइब्रेट करता रहता है। दोनों के बीच में जो गैप है वो गैप यहाँ पर चेंज होता रहता है। अब यहाँ पर ये वाला जो लोकेशन है जहाँ पे ये स्लोप 0 हो गया, तो ये एक तरीके से इसको हम बोलते हैं, इसको हमने R नोट से यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रखा है, और R नोट को यहाँ पर हम बोलेंगे दिस इज़ द इक्विलिब्रियम सेपरेशन। यानी जब ये मॉलिक्यूल्स जो हैं जब R नोट के बराबर सेपरेशन पर हैं तो कोई फोर्स यहाँ पर नहीं लग रहा है, लेकिन फोर्स तो नहीं लग रहा है लेकिन वेलोसिटीज़ वगैरह रहती हैं, काइनेटिक एनर्जी रहती है यहाँ पर, क्योंकि u मिनिमम है तो काइनेटिक एनर्जी होगी यहाँ पर मैक्सिमम। तो इसके वजह से फिर वो या तो इधर या फिर उधर निकल जाते हैं। ठीक है, तो जब वो इधर की तरफ निकलते हैं, मान लीजिए कि वो ग्राफ के लेट से इस रीजन पर है, तो जब वो इस R नोट को क्रॉस करके ग्राफ के इस रीजन पे यहाँ पर आ गए, मैं किसी एक पर्टिकुलर एनर्जी लेवल की बात कर लेता हूँ, मान लीजिए उनकी एनर्जी E1 के बराबर है, तो वो यहाँ तक पहुँचते गए तो u बढ़ता गया। तो एग्जैक्टली ये जो पॉइंट है यहाँ पर आने के बाद में, इस पॉइंट पर आने के बाद में यहाँ पर उनकी काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई। अब उसके बाद में ये वापस इधर की तरफ आएंगे,
क्योंकि इन पे फोर्स जो है वो लग रहा होगा। यहाँ पर फोर्स का डायरेक्शन आप इस तरीके से देख सकते हो कि फोर्स हमेशा क्या करता है, यहाँ पर यू को मिनिमाइज़ करने की कोशिश करेगा। जब सेपरेशन जब यहाँ पे कुछ इस तरीके का रहेगा, जब r लेस देन r नोट रहेगा तो सेपरेशन चाहेगा कि r नोट के बराबर हो जाए, तो फोर्स इस तरीके से लगेगा और दोनों रिपेल कर रहे होंगे, रिपल्शन का फोर्स लगेगा। जब r ग्रेटर देन r नोट होगा तो वापस से r नोट चाहेगा तो फिर वहाँ पर अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो ये वाला जो रीजन है ये सर अट्रैक्शन का रीजन है, और इधर वाला जो रीजन है वो यहाँ पर रिपल्सन का रीजन है, और बीच में जो r नोट है वहाँ पर फोर्स 0 है इसमें। तो अब आप यहाँ पर ये देखो कि सपोज़ इवन एनर्जी लेवल के लिए पार्टिकल्स, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच का सेपरेशन यहाँ तक हुआ, उसके बाद फिर वापस से सेपरेशन जो है कम होने लग गया, इक्विलिब्रियम सेपरेशन पे आए, लेकिन तब तक काइनेटिक एनर्जी आ गई थी, तो और सेपरेशन यहाँ पर कम हुआ, और कम होते होते जब ये यहाँ पर पहुँचे तो काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो गई। तो ये जो दो पॉइंट्स हैं, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इनके बीच में यहाँ पर बस इनका सेपरेशन चेंज हो रहा है। तो ये जो सेपरेशन यहाँ पर चेंज हो रहा है, तो हम अगर एक एवरेज सेपरेशन की बात करें कि इनके बीच में एवरेज सेपरेशन कितना था, तो क्या वो एवरेज सेपरेशन r नोट के बराबर माना जा सकता है? तो आंसर यहाँ पर आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर अगर आप इसका ग्राफ का पैटर्न देखो तो ग्राफ जो है वो कुछ इस तरीके से यहाँ पर फैल जा रहा है आगे जा करके। तो किसी एक पर्टिकुलर एनर्जी लेवल की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, और ये वाला जो पॉइंट है वो पॉइंट यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है इस इक्विलिब्रियम सेपरेशन को, तो ऐसा लग रहा है कि वो दोनों जब यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जब ये मूव कर रहे थे, तो इन्होंने ज़्यादा जो लेंथ है वो इधर की तरफ अट्रैक्टिव रीजन में कवर किया है। तो इसका जो एवरेज है वो r नोट के बराबर नहीं आएगा, ये लेंथ कम है, इधर की लेंथ ज़्यादा है। तो जब मैं इस सेपरेशन का, इनके सेपरेशन का एक एवरेज वैल्यू निकालूंगा, तो वो एवरेज वैल्यू इधर जो यहाँ पर वैल्यू है, इधर जो वैल्यू है उसके बिल्कुल बीचों बीच नहीं आएगा। r नोट उसके कुछ बीचों बीच यहाँ पर आएगा, r नोट के बराबर नहीं आएगा, बल्कि r नोट जो है इक्विलिब्रियम सेपरेशन है। तो ग्राफ जो है सिमेट्रिक नहीं, इधर थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस है, इधर थोड़ा कम डिस्टेंस है। तो इधर की तरफ सेपरेशन ज़्यादा है, इधर की तरफ यहाँ पर ये वाला जो सेपरेशन एरिया है वो कम है। तो जब मैं एवरेज निकालूंगा तो एवरेज कुछ यहाँ कहीं पर आएगा। अब आपने इसकी एनर्जी बढ़ा दी, आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया और मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ा दी, तो एनर्जी लेवल अब कुछ यहाँ पर आ गया सपोज, ठीक है, बढ़ करके एनर्जी लेवल अब यहाँ पर गया आ गया। तो ये तो आपका r नोट है, तो बढ़ा तो ये वाला रीजन भी है और बढ़ा ये वाला रीजन भी है, लेकिन आपको साफ साफ दिख जाएगा कि इधर वाला जो रीजन है वही ज़्यादा बढ़ा है। तो इधर वाला रीजन अगर आगे बढ़ा, ज़्यादा बढ़ गया यहाँ पर, तो जो एवरेज आएगा वो एवरेज अब यहाँ कहीं पर आएगा। तो पहले एवरेज सेपरेशन ये था, अब एवरेज सेपरेशन ये है। तो एवरेज सेपरेशन आप देख लो कि एवरेज सेपरेशन यहाँ पर दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो एवरेज सेपरेशन है वो एवरेज सेपरेशन बढ़ गया यहाँ पर। सपोज़ अगर ये ग्राफ सिमेट्रिक होता, लेट्स से कि इस ग्राफ अगर सिमेट्रिक होता, तो अभी एनर्जी लेवल यहाँ पर ये है और यहाँ पर ये पर्टिकुलर r ऐसा है जहाँ पे फोर्स 0 हो गया, पर्टिकुलर सेपरेशन ऐसा है जहाँ पर फोर्स 0 हो गया। तो एक तरीके से यही एवरेज भी हो गया, क्योंकि ये और ये डिस्टेंस बराबर हो गए। आपने एनर्जी और बढ़ाई, अभी भी ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर ही है, तो अभी भी एवरेज सेपरेशन वही रह गया। तो अगर ये ग्राफ सिमेट्रिक होता तो एवरेज सेपरेशन मॉलिक्यूल्स के बीच का चेंज होता ही नहीं, और अगर एवरेज सेपरेशन चेंज नहीं होता तो थर्मल एक्सपेंशन एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो थर्मल एक्सपेंशन एग्जिस्ट करने के पीछे जो रीज़न यहाँ पर है वो है दिस एसिमेट्रिक नेचर ऑफ दिस पोटेंशियल एनर्जी कर्व, जिसमें ज़्यादा समय या ज़्यादा जो यहाँ पर इनका मूवमेंट हो रहा है या ज़्यादा समय तक ये अट्रैक्टिव जोन में रह रहे हैं, इनके बीच का सेपरेशन ज़्यादा समय तक इस तरीके का सेपरेशन मेंटेन कर रहा है जिसमें अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है। ये लेंथ ज़्यादा है इधर की और इधर की लेंथ यहाँ पर कम है। ये ग्राफ यहाँ पर स्टीप है, इधर की तरफ ये ग्राफ स्टीप है, इधर की तरफ ये ग्राफ फैला हुआ है। तो आप एनर्जी अगर और बढ़ाते चले जाओगे तो आप देखोगे कि ये डिस्टेंस ज़्यादा बढ़ गई है यहाँ पर, और इधर की डिस्टेंस उतनी नहीं बढ़ी, क्योंकि ग्राफ यहाँ पर स्टीप जा रहा है। तो इसका मतलब है कि और जो एवरेज वैल्यू और आगे की तरफ आएगी यहाँ पर। तो उसी चीज़ को यहाँ पर इस ग्राफ में दिखाने की कोशिश की गई है। तो जब टेम्परेचर हमने बढ़ाया यहाँ पर, तो जो एवरेज सेपरेशन है वो R2 हो गया, और R2 पहले से थोड़ा सा यहाँ पर क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। इस वजह से थर्मल एक्सपेंशन हो रहा है। अगर सिमेट्रिक ग्राफ होता है इस तरीके का तो थर्मल एक्सपेंशन नहीं हो पाता।